हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका के बच्ची क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व कर रहे थे सेट नंबर 2 केमिस्ट्री अनसोल्ड पेपर 2019 का सेट नंबर फर्स्ट कर चुके थे। आज हम आपको सेट नंबर 2 सॉल्व करवाएंगे, जिसमें से कि पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है ऑप्शनल होता है, अनसॉल्व लेके बैठेंगे तो सही समझ में आएगा। कह रहा निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है। ठीक है ना। तो हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है। तो इसका हमारा सेकंड, ठीक है ना। हमारे 3 प्रकार के जालक बनते हैं, एससीसी बनता है, बीसीसी बनता है और एफसीसी बनता है। एससीसी में परमाणुओं की संख्या 1 होती है, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा, अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा। किसमें 2 परमाणु होते हैं? अंतःकेंद्रित यानी बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूब में होते हैं। अगला है 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है। तो यानी कि ये पहले का था और अब है खा। इसका फर्स्ट ऑप्शन 5 ppm के समथिंग होता है। ठीक है। अगला है संक्षारण से बचाने के लिए आयरन पर की जाने वाली सबसे टिकाऊ धातु प्लेटिंग होगी। संक्षारण होता है क्या? धातु का धीरे धीरे क्षय होना, यानी नष्ट होना, खत्म होना, जैसे लोहे में जंग लगना। तो संक्षारण से बचाने के लिए आयरन पर की जाने वाली सबसे टिकाऊ धातु प्लेटिंग होगी, जिंक प्लेटिंग होती है। ठीक है ना। तीसरे का गा है, जिसका नाम है, यानी कि इसका थर्ड पार्ट सही है, जिसका नाम है जिंक प्लेटिंग। यानी आयरन पर अगर जिंक प्लेटिंग की कोट चढ़ा दी जाए तो हमारा आयरन बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, संक्षारण से बच जाएगा। प्रथम कोट की अपक्रिया के 50% पूरा होने में लगा समय होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, T½ का यानी अर्धायु का लगभग 1.1 गुना ये होता है। ठीक है ना। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्धायु का लगभग 1.1 गुना। अगला है RNH2 + CHCl3। अंगा की बात करें तो RNH2 + CHCl3 + KOH ये अपक्रिया दी गई और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सी अपक्रिया है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, ये कार्बिल एमीन अपक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है ना। कार्बिल एमीन अपक्रिया है जिसका उदाहरण, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही। अब नंबर 4 पर चलते हैं। डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? इसका थर्ड ऑप्शन सही है, यूरेसिल होता है। क्योंकि डीएनए में होते हैं एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये चारों होते हैं। यूरेसिल नहीं होता। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। ठीक है ना। किस में होता है? आरएनए में पाया जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। प्रश्न नंबर दूसरे का क्या कह रहा है? किसी घनीय जालक में घन के कोरों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो घन जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए, जब कोनों पर स्थित परमाणु और एक दूसरे को टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जालक बनेगा हमारा एफसीसी। क्या बनेगा? एफसीसी जालक बनता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि एफसीसी जालक के अनुसार अगर हम बात करें तो लिख लेंगे कि अतः एफसीसी जालक में परमाणुओं की संख्या बराबर 4। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? परमाणुओं की संख्या बराबर 4। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या कि 4 परमाणुओं का आयतन। ठीक है ना।
बराबर गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम 4 परमाणुओं की बात करेंगे तो इंटू 4 हो जाएगा, यानी 16/3 पाई आर क्यूब। अब जब हम एफसीसी जालक बनाते हैं तो उसकी संरचना क्या होगी आपको पता है, यह हमारा क्रिस्टल जालक होगा। इसमें 8 परमाणु जो होते हैं वो कोनों पर स्थित होते हैं। ये 8 परमाणु जो है कॉर्नर पर होते हैं, कोनों पर स्थित होते हैं, और 6 परमाणु ऐसे होते हैं जो फलक केंद्रों पर होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह से। और ये तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा। और अगर हम यहाँ ले लें ए बी सी, मान लो ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, ठीक है ना, क्लियर हुई। तो यहाँ पर क्या होगा, एक परमाणु यहाँ पर होगा, एक परमाणु यहाँ पर होगा, और एक परमाणु यहाँ पर होगा। इस तरह से 1 त्रिज्या, 2 त्रिज्या, 3 त्रिज्या और 4 त्रिज्याएं बन जाती हैं, क्लियर हुआ। तो इस तरह से अगर हम चलते हैं तो ये हमारी 4 त्रिज्याएं बनकर तैयार हो जाती हैं, क्लियर हुआ। अब हम इसके आगे चलते हैं तो लिखते हैं क्या कि माना, ठीक है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं और लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी सी। तो ए सी हमारा क्या है, विकर्ण है, कर्ण है, जिसके बराबर होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आधार चूंकि हम घन की भुजा को क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, यानी ये भी ए है और ये भी ए। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है ना। अब AC में कितनी त्रिज्याएं बन रही हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4r हो जाएगा, ठीक है ना। और 4r बराबर क्या हो जाएगा a√2, क्लियर हुआ, क्या हो जाएगा a√2। अगर हम a बराबर पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा 4r/√2, ये हमारा a का मान आ जाएगा, यानी कि घन की भुजा आ जाएगी, ठीक है ना। आप लिख देते हैं कि घन की भुजा हो गई तो लिख सकते हैं एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यूब, यानी कि 4r/√2 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा क्या 4r/√2 का होल क्यूब। अगर हम करते हैं तो ये मान के आ जाएगा कि 4 चौको 16 चौको 64r³/2√2, यानी इसका क्यूब हटाएंगे तो ये संरचना हमको प्राप्त हो जाएगी, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, यानी 16/3 πr³ × 100 एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, तो 64r³/2√2 ये हमारा हो जाएगा, है ना। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 2√2 ऊपर आएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 × πr³ × 100/2√2/64r³ × 3। तो 16 एकम 16, 16 चौको 64, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, 4 से 100 डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब डिवाइड नहीं होगा, बचा क्या है पाई, पाई का मान कितना होता है 3.14 × 25 × 2 × √2 का मान होता है 1.414/3। इस सबको सॉल्व करेंगे तो 74% हमारा संकुलन क्षमता निकल कर आ जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जो दूसरे का था। इस तरह से आपका दूसरे का कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे के खा पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारानुसार 25% ग्लिसरॉल यानी C3H8O3 के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए, ठीक है ना। भारानुसार बात करते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि ग्लिसरॉल की मात्रा, ग्लिसरॉल की मात्रा
बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भारानुसार 25% का मतलब 25 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। अब ग्लिसरॉल की अणुभार, ग्लिसरॉल का अणुभार जिसका सूत्र होता है C3H8O3, तो इसका अणुभार निकालेंगे तो 92 ग्राम। ठीक है ना। अणुभार लिख दे या लिख सकते हैं मोलर द्रव्यमान, ग्लिसरॉल का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये हो गया क्या, 92 ग्राम। कितना हो जाएगा, 92 ग्राम हो जाएगा। अब 25% भारानुसार के अनुसार अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं जल की, लिख सकते हैं 25% भारानुसार के भारानुसार जल की मात्रा। देखिए हम लोग परसेंटेज कितने में निकालते हैं, 100 में निकालते हैं। 25% भारानुसार इसका मोल द्रव्यमान इतना हुआ तो जल की मात्रा कितनी हो जाएगी। ठीक है ना। तो बचता कितना है, 75, यानी 25 थी या 75 3 गुना, तो इसको 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 9 27, 276 ग्राम। ठीक है ना। ये हमारी मात्रा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मात्रा हो जाएगी। अब हम निकाल लेते हैं क्या, चलिए ये हो गया। अब हम निकालते हैं जल की मोल, जल की मोल। अब जल चूंकि हमारा विलायक है, क्या है भैया, विलायक है, तो विलायक की मात्रा के अनुसार चलते हैं। तो इसका हो जाएगा 276, यानी जल की मात्रा बटे जल का अणुभार 18 होता है। 18 का भाग देंगे तो 18 एकम 18 और बचे कितने, 9, 96 हो गया, 18 पंचे 90 हो गया, 0.60 और 18 त्रिका 54 और 18 त्रिका 54, इतने मोल जल के आ जाते हैं। अब हम इसी तरह क्या निकाल लेते हैं, ग्लिसरॉल के मोल। क्या निकालते हैं ग्लिसरॉल के मोल, ग्लिसरॉल के मोल। तो ग्लिसरॉल की मात्रा कितनी है, 92 ग्राम है, बटे ग्लिसरॉल का अणुभार भी 92 होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे 1 मोल आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम निकालेंगे कुल मोल। क्या निकालेंगे, कुल मोल। तो 15.33 + 1 = हो जाएगा 16.33 मोल। ठीक है ना। ये आ जाएगी क्या, कुल मोलों की संख्या। हमें निकालना है ग्लिसरॉल का मोल अंश, ग्लिसरॉल का मोल अंश बराबर क्या आ जाएगा, 1/16.33। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.0609 समथिंग। ये हमारा ग्लिसरॉल का मोल अंश निकाला आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा दूसरे का कंप्लीट होता है। अब चलते हैं दूसरे के खा पर। दूसरे का खा यानी दूसरे का गा नंबर अब हमें चलना है, स्टार्ट करना है। दूसरे का गा क्वेश्चन है, कह रहा है कॉपर सल्फेट विलयन को 2 एम्पियर की धारा में, यानी 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही, 450 सेकंड तक वैद्युत अपघटित किया गया कैथोड पर निक्षेपित यानी प्राप्त हुआ कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है ना। तो आइए इसमें चलते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, कॉपर सल्फेट विलयन की बात कर रहा है, तो कॉपर सल्फेट विलयन में इसका आवेश निकालते हैं, यानी Q बराबर IT। ठीक है, जिसमें कि I बराबर दिया गया है 2 एम्पियर और T बराबर दिया गया है 450 सेकेंड। तो ये हो जाएगा क्या, 2 × 450 बराबर क्या आ जाएगा, 900 कूलाम का आवेश इसमें प्रवाहित किया गया है। ठीक है ना। 900 कूलाम का आवेश प्रवाहित किया गया है। तो लिख सकते हैं कि 900 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त कॉपर की मात्रा बराबर हो जाएगा 900 × 63 कहाँ से आया, कॉपर का परमाणु भार होता है अपॉन। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, कॉपर सल्फेट अगर टूटेगा तो क्या बनाएगा, Cu++ SO4 डबल माइनस, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो
तो ये हो जाएगा अपॉन 2, कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, इनटू फैराडे संख्या 96,500, ठीक है ना। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बचा आपका 9 इंटू 63 अपॉन 2 इंटू 9, गुणा कर लेते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। 9 तिया 27 और 9 छा का 54, 54 और 2 56, 567, 9 तिया 27 के साथ 9 छा का 54 और 2 56, यहाँ पर 2 का गुणा करते हैं, 2 पंजे 10, 2 छा का 12, 1 13 और 2 नेम 18, 18 और 1 1930। इसका अगर हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो हमारा आ जाता है 0.2938 ग्राम समथिंग। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो घा है, कह रहा है चयनात्मक उत्प्रेरण को उदाहरण द्वारा दीजिए। ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, उत्प्रेरण टॉपिक आपका हटा दिया गया है, ठीक है ना। अब हम चलेंगे तीसरे के का पर। तीसरे का थर्ड का बात करते हैं। कह रहा है कि 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया। 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया। 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए केबी का मान दिया हुआ है, ठीक है ना। जल के लिए केबी का मान दिया हुआ है। अब बात करते हैं केबी क्या होता है, हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है। 9 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है ना। 9 ग्राम ग्लूकोज का मतलब स्मॉल w इक्वल टू 9 ग्राम, कैपिटल W इक्वल टू 500 ग्राम, ठीक है ना। 500 ग्राम जल में घोला गया है। केबी का मान दे रहा है, केबी का मान कितना दिया गया है, 0.52 किलोग्राम प्रति मोल, 0.52 किलोग्राम प्रति मोल ये दिया गया है। और कह रहा है ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज का जो अणुभार होता है m इक्वल टू 180 होता है। कितना होता है, 180। अब हमारा फॉर्मूला उसने कहा है कि हमें क्वथनांक ज्ञात करना है, तो m इक्वल टू कितना होता है 1000 इंटू, ठीक है ना, स्मॉल w इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। क्लियर हुआ, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर हम इसको पक्षांतर करें तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या आ जाएगी, 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। ये हमारा पक्षांतर प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब हम वैल्यू रखते हैं 1000 इंटू KB का मान है 0.52 इंटू स्मॉल w है 9 ग्राम अपॉन 180 इंटू 500 ग्राम, ठीक है। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, क्लियर हुआ। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 बिंदी से 3 बिंदी कट जाएंगे, बचेगा क्या 52 और इसमें हो गया आपका 2 जीरो ये और 2 पंजे 10 बराबर आ जाएगा 0.052, ठीक है ना। ये आपका आ गया डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका डेल्टा TB का मान आता है, क्या आता है, डेल्टा TB का मान आता है। अब हमें जो निकालना है, देखिए इसमें आंसर तीसरे कहाँ इतना दिया गया है। उसने कहा गया है क्वेश्चन में कि विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो एक तो आपका आंसर ये हो जाता है। और क्वथनांक की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं क्वथनांक बराबर, अब चूंकि आपको पता है कि जल हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस डेल्टा TB, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 0.052 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आ जाएगा 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो जाएगा इसका क्वथनांक, ठीक है ना। तीसरे का कंप्लीट हुआ। अब जो क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा है, थर्ड का खा, कह रहा है कोलराउस नियम। कोलराउस नियम ये आपका 2020 के सेटों में रिपीट क्वेश्चन है ना, बार बार आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए इसको कराने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपके पास सोल्यूशन है और नहीं बनाया तो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा।
तीसरे का गा कह रहा है मिसेल निर्माण। मिसेल निर्माण ये आपका चैप्टर नंबर 16 का सवाल है। चैप्टर नंबर 16 का सवाल है जो कि आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, ठीक है ना, हटा दिया गया है। और जो तीसरे का घा है आवर्त सारणी में, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का जो घा है कह रहा है आवर्त सारणी में, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आपका लग चुका होगा। तीसरे का जो घा है वो कह रहा है आवर्त सारणी के ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के असामान्य व्यवहार को समझाइए, है ना, तो वो भी असामान्य व्यवहार को कारण सहित समझाइए। इसके बारे में आपको इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 7 के पार्ट बी, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 7 के पार्ट बी में आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप वहां से देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 7 के पार्ट बी से आप इसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं चौथे पर। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आपका MnO2 से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि पूछ रहा है, जो कि आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, इसलिए मैं इसको सॉल्व आपको नहीं करवाऊंगा। चौथे का खा, क्वेश्चन नंबर 4 का खा, उसने कहा है बेंजिल क्लोराइड से NN यानी बेंजिल क्लोराइड से N, डाइमेथिल फेनिल मेथेनामीन, ठीक है ना, ये हमें बनाना है। बेंजिल क्लोराइड से NN डाइमेथिल फेनिल मेथेनामीन के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए, ये हमारा प्रश्न कह रहा है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। बेंजिल क्लोराइड हमारा ये हो जाएगा CH2Cl, ये क्या है हमारा बेंजिल क्लोराइड है, ठीक है ना। इसकी हम द्वितीयक एमीन यानी CH3NH और CH3 से अब क्रिया करवा देते हैं, ये हमारा द्वितीयक एमीन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन करवाने पर क्या होगा कि ये हमें मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N CH3 और CH3, ये हमारा माध्यमिक यौगिक बनता है, ठीक है ना, जिसका हम LiAlH4 के साथ रिडक्शन करवाते हैं, यानी आप चयन करवाते हैं, तो हमें बन जाता है जो हमें बनाना था। क्या बन जाएगा, CH2 and CH3 and CH3, ये हमारा बन जाता है, ठीक है ना। इसका नाम है NN डाइमेथिल फेनिल, एक कार्बन का मेथ सिंगल बॉन्ड का N और N का एमीन मेथेनामीन, ये बनकर हमारा तैयार हो जाता है, ठीक है ना। प्लस अगर देखें तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन के रूप में। क्लियर हुआ, ये आपकी चौथे का खा कंप्लीट होता है। अब चौथे के क्वेश्चन नंबर 4 के गा में कह रहा है टेफ्लॉन, मेलामाइन तथा टेरालिन, ये आपका चैप्टर नंबर 15 का है, यानी चैप्टर नंबर 15 में बहुलक चैप्टर से लिया गया है। ये तीनों बहुलक है, पॉलीमर है, क्या है, पॉलीमर हैं, जिनका, ठीक है ना, पॉलीमर हैं, जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं, इस साल के लिए हटा दिया गया है। और अब चलते हैं चौथे के घा पर। 4 का घा, जो कि अब ये साबुन के बारे में पूछ रहा है, ये आपका चैप्टर नंबर 16 का है, जो कि आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब हम चलते हैं 5वें के का पर। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। 99.9% में लगा समय अर्धायु का
10 गुना होता है। कितना? 10 गुना होता है। इसके बारे में सिद्ध करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं 5वें की का में। तो दिया गया है हमारा x की वैल्यू दी गई है 99.9%, जो कि ये हो जाएगा, और a को हम मान लेते हैं 100%। a माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 0.1%, ठीक है ना। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, देखिएगा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t, 99.9% की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर लिख दिया log a बटे a माइनस एक्स, यहाँ पर t रखते हैं। अब k बराबर हम करते हैं 2.303 अपॉन t, और इसको हमने लिख दिया 99.9% log 100 अपॉन 0.1, पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा। k इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन t, 99.9% log, और 1000 को हम घात में बदलें तो ये हो जाएगा 10 की घात 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3। अब ये हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन t 99.9% इंटू 3 log 10, ये पावर यहाँ आ जाएगी। अब चूंकि हमें पता है कि k इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 0.693 बटे t हाफ, तो ये वैल्यू रख देते हैं k की जगह पे 0.693 अपॉन t हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन t 99.9% इंटू 3 इंटू log 10 की वैल्यू होती है 1। अब हम इधर चलते हैं, इसको पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा t 99.9% अपॉन t हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू 3, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं बचेगा, 0.693, दशमलव के 3 अंक है, हट जाएगा। और इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी अब ये आ जाता है कितना, t 99.9% अपॉन t हाफ इक्वल टू आ जाएगा 2303 अपॉन 231। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, भाग देते हैं t हाफ इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 9.9, जो कि समथिंग होगा 10 के, तो t 99.9% बराबर हो जाएगा t हाफ इंटू 10, ठीक है ना। ये हमें सिद्ध करना था, जो कि प्रूव हो गया कि इतनी अपक्रिया के पूरे होने में अर्धायु का 10 गुना होता है, टाइम लगता है, ठीक है ना। आइए तो चलते हैं, 5वां का कंप्लीट हो गया था। अब हम चलते हैं 5वें के खा में। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, जो कि आपका आउट ऑफ सिलेबस है, हटाया जा चुका है। ये देखिए यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिया है। 5वें का गा भी आपका हटाया जा चुका है। सहसंयोजन यौगिकों में उपसय संयोजन क्षमता है ना, समावता पूछ रहा है, ये भी हटाया जा चुका है। 5वें का घा ये पूछा गया है, कह रहा है उभयदंती नाभिक राशि समूह क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए, और KCN तथा AgCN की हैलोएल्केन से क्रिया को भी कारण से समझाइए, ठीक है ना। तो उभयदंती नाभिक रागी समूह क्या होते हैं? ऐसे नाभिक रागी समूह जिनमें 2 न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही केंद्रों, 2 न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही केंद्रों अर्थात आक्रमणकारी समूह केंद्र उपस्थित होते हैं, उभयदंती नाभिक रागी समूह कहलाते हैं। जैसे CN में C तथा N 2 आक्रमणकारी केंद्र हैं। CN में कार्बन भी आक्रमणकारी केंद्र है और नाइट्रोजन भी आक्रमणकारी केंद्र है, दोनों आक्रमणकारी केंद्र हैं, तो ऐसे समूह को हम उभयदंती नाभिक रागी समूह कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कह रहा है KCN से क्रिया, KCN मुख्य रूप से आयनित होकर के फर्स्ट संरचना देता है, यानी ये पहली संरचना देता है, जिससे अतः इस क्रिया में मुख्य रूप से एल्किल साइनाइड बनते हैं। हैलोएल्केन का उदाहरण देना था, ये हमारी हैलोएल्केन हो गई। KCN से अपक्रिया करवाएंगे तो इतना भाग निकल जाएगा और एल्किल साइनाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। AgCN से क्रिया करवाते हैं तो सिल्वर साइनाइड एक सहसंयोजी यौगिक होता है। AgCN जो है वो कैसा यौगिक है? सहसंयोजी, और ये आयनित यौगिक होता है, तो आसानी से आयनित नहीं होता, लेकिन आयनित होकर के यह सेकेंड संरचना देता है, जिससे मुख्य रूप से आइसोसाइनाइड बनते हैं। हैलोएल्केन का एग्जाम्पल देना था, ये भाग हमारा निकल जाता है, RNC + AgX बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5
कंप्लीट होता है। अब हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 6 में। छठवां क्वेश्चन है आपका, कह रहा है छठवें का फिनॉल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रियता को स्पष्ट कीजिए, इसके 3 उदाहरणों के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो बेंजीन फिनॉल ऐसा क्यों करता है उसके बारे में लिखना है, कह रहा है कारण सहित समझाना है। तो बेंजीन वलय की उपस्थिति, अब आपको पता है कि फिनॉल की जो संरचना होती है वो ये होती है ना, OH। इसमें भी एक बेंजीन वलय होती है और एक OH समूह होता है। तो कह रहा है बेंजीन वलय की उपस्थिति और हाइड्रोजन आयन त्यागने के कारण, फिनॉल जो है हाइड्रोजन आयन त्याग कर अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है ना। तो कह रहा बेंजीन वलय की उपस्थिति और हाइड्रोजन आयन त्यागने के कारण फिनॉल इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। फिनॉल का OH समूह, फिनॉल का OH समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं के लिए आर्थो और पैरादैशिक होता है, अर्थात आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है क्योंकि यह +R यानी रेजोनेंस, +R रेजोनेंस प्रभाव उत्पन्न करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन दाता समूह की भांति कार्य करता है। किस प्रकार से होता है आइए देखिए। तो फिनॉल का जो OH समूह है, आपने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन दाता है ना, इलेक्ट्रॉन दाता समूह की भांति, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और आर्थो, ये आपकी आर्थो पैरा, आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा, ये पोजीशन होती है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा क्या, फेनॉक्साइड आयन बनेगा। क्या बनेगा भैया, फेनॉक्साइड आयन, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो ये OH पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा और आपका ये इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में आर्थो के बाद अगर ये चलता है तो OH, ये तो पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है, अब यहाँ से जाकर यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है ना। कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ से, चूंकि आर्थो मेटा पर होता नहीं है, आर्थो और पैरादैशिक है, तो ये यहाँ से आकर के यहाँ पर अटैक करेगा और ये आपका क्षेत्र जो है निगेटिव कर देगा, यानी पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, ठीक। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो फिर से आर्थो पर आएगा, मेटा पर नहीं टिकता है, इस तरह से आया और ये OH पॉजिटिव आपका बना हुआ है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और आर्थो पोजीशन को निगेटिव चार्ज पर ले आता है, ठीक है ना। ये थी फिनॉल की इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो इस तरह से आर्थो और पैरादैशिक पोजीशन पर अटैक करता है। अब उसने कहा है इसी प्रश्न में कि इसके 3 उदाहरणों के रासायनिक समीकरण लिखिएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं इसमें। तो मान लीजिए कि पहला एग्जाम्पल हमने दे दिया हैलोजनीकरण। क्या दे दिया भैया, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण करवाते हैं हम फिनॉल का। तो क्या बनता है फिनॉल के हैलोजनीकरण में, आइए देखते हैं कि OH प्लस Br, ठीक है ना, OH प्लस Br2 हो जाएगा और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो ये OH आपका रहेगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, OH हो जाता है। और आगे चले तो हम Br आर्थो प्लस OH, यानी आर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल, ऐसी कंडीशन में ये प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्योंकि आपने पढ़ा क्या होता है, आर्थो और पैरादैशिक होता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए 3Br2 ले लेते तो फिर ये Br यानी ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त हो जाता प्लस 3HBr ट्राइब्रोमोफिनॉल हो जाता। अगर सिंगल से लेके क्रिया कराएंगे तो आर्थो और पैरादैशिक होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम दूसरी अभिक्रिया पे।
तो नंबर 1 था हैलोजनीकरण जो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नाइट्रीकरण पे। क्या करवाते हैं इसका? नाइट्रीकरण करवाते हैं। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण किसके साथ होता है? सांद्र HNO3 के साथ होता है, ठीक है ना, सांद्र HNO3 के साथ होता है। इसके साथ क्रिया करवाएंगे तो NO2 यानी आर्थो नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगा, और दूसरा हमें प्राप्त हो जाएगा पैरा पोजीशन के लिए प्राप्त हो जाएगा OH, और यहाँ पर NO2 हो जाएगा जो कि पैरा नाइट्रोफिनॉल कहलाएगा, ठीक है ना, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब तीसरी अपक्रिया का एग्जाम्पल देते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, ठीक है, तीसरी अपक्रिया, ये थर्ड पॉइंट हो गया सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण हमेशा किससे होता है? H2SO4 से कराया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? SO3H आ जाएगा, और यहाँ पर भी SO3H, यानी आर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल और पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल, ये आपका प्राप्त हो जाएगा, आर्थो एंड पैरा। तो ये थे इसके 3 एग्जाम्पल जो छठवें के का, इससे आपका छठवें का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों की निर्जलन अपक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। निर्जलन अपक्रिया देना है, तो देखिए क्या होता है कि एल्कोहल कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर, ठीक है ना, जल का अणु निकाल देती है, चाहे वो प्राथमिक एल्कोहल हो, चाहे वो द्वितीयक एल्कोहल हो, चाहे वो तृतीयक एल्कोहल हो। अब देखते हैं ये, अगर हम इसकी क्रिया प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है ना, प्राथमिक एल्कोहल से करवाते हैं तो क्या होता है? मान लीजिए प्राथमिक एल्कोहल CH3CH2OH है, इसकी अब क्रिया हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाते हैं, यानी कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं 170 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2, यानी एल्कीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यहाँ लिख सकते हैं, निकाल देते हैं, और एल्कीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्कीन बनाते हैं। ये प्राथमिक एल्कोहल थे, ठीक है ना। प्राथमिक एल्कोहल इस तरह से क्रिया करते हैं। द्वितीयक एल्कोहल की बात करें, द्वितीयक एल्कोहल, अब द्वितीयक एल्कोहल के लिए मान लीजिए लेते हैं CH3CH2CH3, और ये हमारा जुड़ गया द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है ना। द्वितीयक एल्कोहल की सेम कंडीशन होगी, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में टेम्परेचर यानी गर्म करना है, तो ये बन जाता है क्या? CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2, है ना, एल्कीन बनता है। बन गया, इसमें भी एल्कीन बनता है। तृतीयक एल्कोहल की बात करें, तृतीयक एल्कोहल कैसे क्रिया करते हैं? अब तृतीयक एल्कोहल होता है CH3CH3COH, कंसंट्रेट H2SO4 हीट करेंगे तो ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ये हो गई प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों की निर्जलन अपक्रिया का रासायनिक समीकरण, ये निर्जलन अपक्रिया है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है फिनॉल की कोल्बे अपक्रिया। छठवें के का अथवा का सेकंड पार्ट है, कह रहा है फिनॉल की कोल्बे अपक्रिया देना है। तो देखिए, अगर हम फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, जैसे कि देखिए C6H5OH प्लस NaOH करवाते हैं अपक्रिया, तो बनता है C6H5ONa प्लस, ये बना आपका सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना? सोडियम फिनॉक्साइड।
प्लस H2O। ओके, अब इस सोडियम फिनॉक्साइड, इस सोडियम फिनॉक्साइड पहले तो ON, ठीक है ना, को कह रहा फिनॉल के लवण, ये फिनॉल का लवण होगा, को CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ, CO2 के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो कह रहा है क्या, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट, COO बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, ठीक। और यहाँ पर एक लग जाएगा OH पोजीशन और आपका हो जाएगा इस सोडियम सैलिसिलेट, आगे लिखा जो सोडियम सैलिसिलेट जो है HCl के साथ क्रिया करके ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल देता है, यानी COOH और OH, ये हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना, प्लस आपका NaCl बाहर हो जाता है, यहाँ लिख दो या फिर आप यहाँ लिख दीजिए NaCl निकल जाता है। क्लियर हुआ, ये थी कोलविश अभिक्रिया। अब नंबर 3 पर है विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण। तो ये आपका क्वेश्चन 2020 के सेटों में हो चुका है, 2020 के सेटों में हो चुका है, ठीक है ना। इसका जो थर्ड पार्ट था छठवें के का थर्ड पार्ट अथवा का, वो आपका 2020 में विलियमसन संश्लेषण हो चुका है, इसलिए इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का खा, क्या होता है जब, क्या होता है जब, नंबर 1 है एथेनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, एथेनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CHO, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसी का नाम कास्टिक सोडा है, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट में कास्टिक सोडा दिया गया है, के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, CH3COONA प्लस CH3CH2OH। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो एक भाग हमारा सोडियम लवण बन जाता है और एक भाग हमारा एल्कोहल बनता है, ठीक है ना। ये थी पहली अभिक्रिया। कह रहा प्रोपेनॉन की क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया होती है, प्रोपेनॉन का सूत्र CH3COCH3 प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, इससे क्रिया करवाते हैं तो क्लोरीटोन बनता है। क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है, OH और CCl3, इसका नाम है क्लोरीटोन, ठीक है ना, क्लोरीटोन से अभिक्रिया होती है। आगे कह रहा है प्रोपेनॉन को सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, प्रोपेनॉन को सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी CH3COCH3 प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइड के 6 भाग लेते हैं NaOCl, 6 NaOCl से अभिक्रिया करवाएंगे तो एक तो बन जाता है क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3, क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है, प्लस CH3COONA। अभी हमारे 3 Cl बाकी हैं, उनको भी निकालना है तो आपके, और Na के 1 निकला है तो यहाँ कर देते हैं 3NaCl, ठीक है ना। क्या बन गया, 3NaCl कंप्लीट हो जाता है, इतना भाग आ गया 3NaCl का। और अब आपका बचता क्या है, ऑक्सीजन 6 और 1 7, यहाँ पर 2 भाग निकले हैं, है ना, 2 भाग निकले हैं और सोडियम आपका निकल चुका है 3 और 1 4। तो अगर हम इसको कर देते हैं +2 NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है ना। तो 6 NaOCl प्लस CH3COONA प्लस 6 1 7 ऑक्सीजन हो रही है, ठीक है। यह क्रिया कुछ डाउटफुल है, ठीक है ना, यह क्रिया हमारी डाउटफुल है, इसलिए इस क्रिया को क्रॉस करेंगे, या आपको हम अगले सेट में कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। चौथी क्रिया कर रहा है फेनिल मेथिल कीटोन को 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं तो इसमें क्या होगा, फेनिल मेथिल कीटोन का सूत्र होता है हमारा ये
COCH3, ठीक है ना। ये हमारा है फेनिल मेथिल कीटोन, ठीक है। और इसको हम गर्म करते हैं किसके साथ में, फेनिल मेथिल कीटोन हो गया हमारा। और इसने कहा है फेनिल मेथिल कीटोन को 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन के साथ गर्म किया जाता है। 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्राजीन, तो ऊपर आ जाएगा NH2, ठीक है ना। और उसने कहा 2,4 डाइनाइट्रो, तो 1 2 दो नंबर पे NO2 जोड़ेंगे और 4 नंबर पे NO2, है ना। तो ये हो जाता है 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्राजीन, ठीक है ना। 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन आपका ये बन जाता है। अब अगर हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, जो हमें बनाना था, एरोमार बेंजीन रिंग लेते हैं, ठीक है। ये बनने के बाद में क्या हो जाएगा, CH3 and डबल बॉन्ड NH, NO2, ये हमारा मुख्य उत्पाद बनता है, ठीक है ना। मुख्य उत्पाद बन जाता है। तो ये आपकी अभिक्रिया 4 हो गई। और अब हम चलते हैं रिएक्शन नंबर 5 पर, जो कि अभी लिखी नहीं है यहाँ पर। थर्ड नंबर जो है थोड़ा डाउट में है, इसलिए मैं इसको आपको करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इसे मैं कंफर्म करूँगा तब आपको बता दूंगा, जो आपके अगले स्टेप में आ जाए। कह रहा बेंजल्डिहाइड को ये 5वीं रिएक्शन है, सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं। सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तो बेंजल्डिहाइड को अगर हम गर्म करते हैं तो बनेगा क्या, 2C6H5CHO प्लस NaOH, एरोमार्क बन जाएगा C6H5CH2OH प्लस C6H5COO Na बन जाएगा, ठीक है ना। ये बन जाता है। तो इस तरह से छठवें का जो है खा कंप्लीट होता है। अब इसके अथवा पर चलते हैं। छठवें के खा का अथवा कह रहा है, पहला कह रहा है कैसे प्राप्त करोगे। नंबर 1 है टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड। तो देखिए टॉलुइन का सूत्र होता है C6H5CH3, ये टॉलुइन है। इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं CrO2Cl2, और दूसरा होगा 2 अपकर्मक इसमें लगते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। पहले ऑक्सीकरण करवाएंगे, दूसरा जल अपघटन, वो भी अम्ल की उपस्थिति में। तो हमें प्राप्त हो जाता है बेंजल्डिहाइड, यानी कि C6H5CHO, ठीक है ना। C6H5CHO हमें ऑब्टेन हो जाता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। दूसरे नंबर पर कह रहा है बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है, ठीक है ना। बेंजोइल क्लोराइड से क्या प्राप्त करना है हमको, बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है। छठवें के खा के अथवा का ये दूसरा पॉइंट है। बेंजोइल क्लोराइड यानी कि C6H5COCl, ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड हो गया। इसका आप चयन करवाते हैं H2 और PdBaSO4 की उपस्थिति में, ठीक है ना। PbBaSO4 की उपस्थिति में तो क्या बन जाएगा, C6H5CHO प्लस HCl, ये बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तीसरा नंबर पर कह रहा है एसीटोनाइट्राइल से एथेनॉल। एसीटोनाइट्राइल से एथेनॉल बनाते हैं तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा क्या है, एसीटोनाइट्राइल। क्या है, एसीटोनाइट्राइल है। इसका अपचयन 2H SnCl2 प्लस
HCl, ठीक है ना। तो ये बनेगा CH3CH, CH3CH डबल बॉन्ड NH, यानी द्वितीयक एमीन प्राप्त हो जाता है, जिसका जलावघटन अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं। किससे करवाते हैं? जलावघटन अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं। तो ये बनता है CH3CHO प्लस NH, ये बन जाता है, ठीक है ना। एथेनॉल बन गया हमारा। कह रहा फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल, फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल बनाते हैं। तो फेनिल मेथिल कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाने पर, यानी C6H5CO CH3, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन करवाते हैं इसका, वो भी कंसंट्रेट HNO3 की उपस्थिति में। तो ये बनता है C6H5, बनाना क्या है, बेंजोइक अम्ल, C6H5COOH प्लस CO2 प्लस H2O, ये बनेगा, ठीक है। CO2 प्लस H2O। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, अगला पॉइंट है ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। तो अगर हम ब्रोमोबेंजीन, यानी ब्रोमोबेंजीन हमारा क्या होगा, Br, इसकी क्रिया हम KCN से करवाते हैं, तो क्या आ जाएगा, फेनिल साइनाइड हो जाएगा, यानी CN बन जाएगा, फेनिल साइनाइड हो जाएगा। फेनिल साइनाइड का जलावघटन करवा देते हैं H2O के साथ, 2H2O ले लिया, तो ये आपका बन जाएगा बेंजोइक अम्ल, यानी कि COOH प्लस NH3 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था छठवें के खा का अथवा, जो कंप्लीट हो रहा है, कह रहा है कैसे प्राप्त करोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं क्या कह रहा है, क्या होता है जब, ठीक है ना। पहला है अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं, तो ये सूत्र होगा NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, ठीक है ना। अमोनियम डाइक्रोमेट हो गया। अगर हम इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है कि हीट करेंगे, Cr2O3, क्रोमेट अलग हो जाएगा, प्लस आपका बचेगा अमोनिया, और आपका बच जाएगा N2 प्लस हाइड्रोजन 4H2, ये बनेगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं, सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं, NaN3 सूत्र होता है, और इसको, ये सोडियम एजाइड है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, और अगर हम इसको गर्म करते हैं तो 2Na प्लस 3N2 ये प्राप्त होगा, यानी अलग अलग हो जाएंगे। अगला क्यूप्रिक आयन के विलयन में अमोनिया का जलीय विलयन प्रवाहित करते हैं, क्यूप्रिक आयन के विलयन में अमोनिया का जलीय विलयन। तो क्यूप्रिक आयन प्राप्त कहाँ से होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट से ले सकते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड से। इसकी क्रिया अगर हम अमोनिया के जलीय विलयन से करवाते हैं तो 2NH4OH एरोमार्क बनेगा, CuOH का होल ट्वाइस प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये प्राप्त होता है, ठीक है ना। इतना प्राप्त हो जाने के बाद हम क्या करते हैं कि CuOH का होल ट्वाइस प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 2NH4OH पुनः लेना पड़ेगा अमोनियक जलीय विलयन, और ये बना देगा क्या, CuNH3 का होल 4 का संकर यौगिक बनाता है SO4 प्लस आपकी ऑक्सीजन बच रही है, जो कि आपकी होगी 4H2O, क्या हो जाएगी, 4H2O। अब अगर इन दोनों क्रियाओं को हम सम्मिलित रूप से लिखना चाहें तो देखिए COH को उल्टा से ये कट जाएगा, NH4 के उल्टा से ये खत्म हो जाएगा, क्या बचा है CuSO4 प्लस 2NH4OH, 2NH4 जुड़ करके कितने हो जाएंगे, 4NH4OH।
एरो मार्क क्या बना है, CuNO3 नहीं NH3 का होल 4 SO4 प्लस 4H2, ये लिख सकते हैं आप क्रिया को, ठीक है ना। अगला कह रहा है सल्फर को सांद्र HNO3 के साथ गर्म किया जाता है, तो सल्फर प्लस 6HNO3, ठीक है ना। एरो मार्क, सल्फर को अगर हम सांद्र HNO3 के साथ गर्म करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, सल्फर को सांद्र HNO3 के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो ये बनता है H2SO4 प्लस 6NO2, H2SO4 प्लस 6NO2, और आपकी बची होगी 6 × 18 ऑक्सीजन है, जिसमें कि 4 और 6 दूनी 12, 12 4 16, 2 18, मतलब कि 2H2O आपका बच जाता है। अगला कह रहा है कार्बन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, तो कार्बन के लिए क्या होगा, C प्लस 2H2SO4, एरो मार्क अगर हम क्रिया करवाते हैं तो एक तो बनेगा CO2 प्लस SO2, ठीक है ना। अब S के सल्फर के कितने हैं, 2, तो यहाँ बैलेंस कर दीजिए, प्लस आपका बच जाएगा 2H2, ये अलग हो जाएगा, दोनों गैस से बन जाएंगी जो निकल जाएंगी, ठीक है ना। तो 7वें का क्या होता है जब कंप्लीट होता है, और आप चलते हैं 7वें के तो देखिए आपका 7वें के का अथवा है कैसे प्राप्त करोगे, कह रहा है नाइट्रोजन से अमोनिया। ये बहुत सिंपल अपक्रिया है, उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। N2 प्लस 3H2, रिवर्स विल का चिन्ह होगा यहाँ पर, F ही उत्प्रेरक का काम करता है और MO जो है वर्धक का काम करता है, और हमें अमोनिया प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन से अमोनिया प्राप्त हो जाती है। दूसरा कह रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त करना है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, NO2 प्लस इसका जल अपघटन करवा देंगे, तो ये बनेगा HNO3 प्लस HNO2, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, तो HNO3 प्लस HNO2 प्राप्त हो जाएगा। अब जो आपका HNO2 है, इसको हम इसके 3 मॉलिक्यूल लेकर के 3HNO2, ठीक है ना, 3HNO2 से अपक्रिया करवाते हैं, तो ये क्या बनाता है, HNO3 प्लस 2NO प्लस बैलेंस कर लेते हैं, H2O आपका बच जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। हमें क्या बनाना था, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाती है। कह रहा है फास्फोरस से फास्फोरिक अम्ल बनाना है, ठीक है ना, फास्फोरस से फास्फोरिक अम्ल बनाना है, तो P4 प्लस 2I2 प्लस 8H2, ठीक है ना। फास्फोरस से फास्फोरिक अम्ल P4 प्लस 2I2 प्लस 8H2O इसके बनाते हैं, तो ये बन जाता है क्या, 2H3PO4, ठीक है ना, 2H3PO4 प्लस 2PH4I, फास्फोनियम आयोडाइड बनता है, फास्फोनियम आयोडाइड बनता है। अब आपके पास बचा क्या है वो देख लेते हैं, आपका I2 बच रहा है ना, और हाइड्रोजन जरा देखते हैं, P4, P के चारों भाग निकल गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 8 हो रही है, जिसमें कि 4 दूनी 8 बराबर हो गया है। हाइड्रोजन आपकी 8 दूनी 16 है, 2 तिया 6 और 4 दूनी 8, 8 6 14, 2 बच गई, मतलब कि 2HI ये बच जाता है। अगला कह रहा है सफ़ेद फास्फोरस से फास्फीन बनाना है। सफ़ेद फास्फोरस से क्या बनाना है भैया, फास्फीन बनाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं P4 प्लस 3NaOH, P4 प्लस 3NaOH, और इसका करवा देते हैं जलीय विलयन, यानी जल में सॉल्विल करवाते हैं, तो ये बन जाता है क्या, फास्फीन बनाना था PH3 प्लस 3NaH2PO2 प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना, डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट ये प्राप्त होता है। अगला कह रहा है फास्फोरस से फास्फोरस ट्राइसल्फाइड प्राप्त करना है, ठीक है ना, तो फास्फोरस का सूत्र क्या होता है, P4 प्लस 6 सल्फर ले लेते हैं, तो ये बन जाता है क्या, 2P2S3, फास्फोरस ट्राइसल्फाइड 2P2S3। तो इस तरह से आपका 7वें का खा जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 7वें के खा
क्वेश्चन नंबर 7 का खा कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इनकी संरचना और रासायनिक संगठन देना है। तो इसका आंसर आपको चैप्टर नंबर 14 में मिलेगा। इसके अथवा में कह रहा है प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक और चतुस्क संरचना और प्रोटीन के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए, यानी डिटेल से बताना है। ये क्वेश्चन आपके 2020 में कम से कम 3 या 4 सेटों में सॉल्व हो चुका है और आंसर ढूंढेंगे तो चैप्टर नंबर 14 पर मिलेगा। इस तरह से आपका 2019 का सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम आपको मिलेंगे सेट नंबर 3 में बहुत ही जल्द। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।